हेलो एवरीवन, मेरे दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं हिंदू के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना यूपीएससी की प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट मैं न्यूज़पेपर रीडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ बिकॉज एक एक न्यूज़ को पढ़ना और उनसे नोट्स बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं बस एक नज़र मार लेती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिससे एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये सब चीज़ें हैं जो आसपास हो रही हैं, दुनिया में हो रही हैं। बाकी मैं न्यूज़पेपर में से अच्छी लाइंस पिकअप करती हूँ जो आंसर राइटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट आज के न्यूज़पेपर में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उस आर्टिकल में आपको एक रिसेंटली न्यूज़ पता चली होगी बिल्किस बानो के बारे में। ये एक वुमेन है। 2002 में इनके साथ गैंग रेप हुआ था एंड एट दैट टाइम शी वॉज 21 एंड 5 मंथ्स प्रेगनेंट। और उसके इसके साथ साथ उनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया था उनके नेबर्स द्वारा। गुजरात की बात है। तो इसी केस पे एक आईएएस ऑफिसर हैं स्मिता सबरवाल फ्रॉम तेलंगाना। इन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट से ट्वीट किया था बिल्किस बानो के फेवर में और गुजरात गवर्नमेंट की गवर्नेंस को क्वेश्चन आउट करते हुए। तो इससे ये सवाल आया कि क्या जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास राइट है लॉ और गवर्नेंस पे अपना व्यू देने की। तो जस्टिस BN श्री कृष्णा एंड एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं के सुजाता राव, इन दोनों ने ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। एक तरफ तो ये बोला गया कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का कि राइट टू स्पीच है उनके पास, वो जो चाहें हर चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बट अगर बात की जाए एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के साथ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अगर आप, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जब कोई बनता है या आप जब गवर्नमेंट की सर्विसेज को अंडरटेक करते हो तो आपके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप इन चीज़ों पे ही बोल सकते हो, इन चीज़ों पे नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे ही व्यूज़ थे। उस न्यू आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ना। और इस आर्टिकल पे आपका क्या मानना है, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आप क्या मानते हो कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं क्या उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री की या किसी स्टेट की लॉ और गवर्नेंस को क्वेश्चन आउट कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे न्यूज़पेपर की डिस्कशन की बात ख़त्म होती है। अब हो चला है वक्त थोड़ा सा नाश्ता करने का। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद मैंने पॉलिटी स्टार्ट की। पॉलिटी में मैंने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और उनसे जो भी रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और कहाँ से आई है। तो फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं इंडिया के। बट फंडामेंटल राइट्स होने के साथ साथ इंडिया के हर सिटीज़न की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नेशन के टूवर्ड्स। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आई थी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 2002 में हुआ था। उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था। और ये कहाँ से आया फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का विचार, तो एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए जिससे लोगों को भी एहसास हो उनकी ड्यूटीज़ का टुवर्ड्स देयर नेशन। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 51A से शुरू होते हैं और ये आपको मिलेंगे पार्ट 4A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये याद दिलाता है सभी इंडियन सिटीजन्स को कि उनकी क्या ड्यूटी है उनके सोसाइटी के टुवर्ड्स, उनके फेलो सिटीज़न के टुवर्ड्स एंड उनके नेशन के टुवर्ड्स। साथ ही साथ वो इंडिया के सिटीजन को वार्न करता है कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और किस में नहीं। जैसे कि अगर आप एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं तो फिर आपको उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। और साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि वो इंस्पायर करता है सिटीजन्स को और प्रमोट करता है एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन सभी लोगों के अंदर। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया जाएगा, अगर आपको किसी ड्यूटी से नहीं बांधा जाएगा तो फिर तो इंडिया के सभी लोग मनमाने हो जाएंगे, कोई कुछ भी करेगा और कोई अपने फंडामेंटल राइट्स का भी मिसयूज़ करेगा कि भाई अगर हमें फंडामेंटल राइट है कि जैसे कि राइट टू स्पीच है तो आप कुछ भी बोलो, तो कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है, आप
आपके राइट्स तब तक ही आपके राइट्स हैं जब तक वो किसी और के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था और साथ ही साथ ये कोर्ट को हेल्प भी करता है किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जानने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो आई होप कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थोड़ा बहुत जान गए होंगे और प्लीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ज़रूर पढ़ें बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो मैंने मेरे ब्रेक टाइम में इनसाइट आईएएस जो डेली करंट अफेयर के से रिलेटेड एमसीक्यू और साथ ही साथ उसमें जो आपका स्टैटिक पार्ट है आपके सिलेबस से रिलेटेड उनसे रिलेटेड एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज़ देता है डेली एज अ क्विज़। तो मैंने उसको अटैम्प्ट किया और उसको अटैम्प्ट करके मुझे पता चला मैं कितना सही पढ़ रही हूँ और कितना नहीं। और मैंने 10 के 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। उसमें से मेरा 8 करेक्ट था, 2 रॉन्ग था, बट वो 8 भी मैंने बहुत अच्छे से श्योर होकर नहीं लगाए थे। उसमें से 2-3 मैंने टिक जो है वो तुक्का लगाया था, बट वो कुछ सही निकला और 2 उसमें से गलत हो गए। तो आप भी इस तरीके से जो है डेली क्विज़ेस दे सकते हैं। डेली क्विज़ देने से आपको आपकी तैयारी का पता चलता है और आपको अच्छा भी लगता है। अगर आप आंसर्स करेक्ट करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होती रहेगी और थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक गए हैं तो उसी बीच में आप ये क्विज़ेस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद हमने शुरू की अपनी एनवायरनमेंट और मैं तो अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एनवायरनमेंट मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लाई हूँ। मैंने सोचा है कि मैं इस एनवायरनमेंट की बुक को 5 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों को चैलेंज देती हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ना अभी शुरू किया है। तो मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी विदिन 5 डेज़ खुद के साथ ऑनेस्ट रह के विदिन 5 डेज़ आप इस बुक को ख़त्म करके दिखाइए। ठीक है, ये आप खुद को चैलेंज दीजिए और मेरी तरफ से चाहे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इस बुक को 5 दिन में ख़त्म करूँगी। और अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को येस आई एम रेडी फॉर द चैलेंज ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन है जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मेरे साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करने की रेस में है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने चैलेंज के लिए येस आई एम रेडी फॉर द चैलेंज कमेंट कीजिए। ओके, एंड फिर हम इस चैलेंज को लेंगे और 5 दिन के अंदर हमें इस बुक को ख़त्म करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।